पश्चिम बंगाल में अभी नई सरकार का शपथ ग्रहण कार्यक्रम 9 मई को होना है और उससे पहले अगर जो सबसे प्रबल दावेदार इस वक्त माने जा रहे शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री पद के, उनके पीए की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी जाती तो आप समझ सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पश्चिम बंगाल में किस तरह की अभी फिलहाल देखने को मिल रही है और इससे पहले टीएमसी के शासनकाल में वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या रही होगी। आपने देखा भी होगा, कई तस्वीरें भी पश्चिम बंगाल से सामने आई थी। वहां के जो तमाम एजेंट्स थे बीजेपी के या फिर अन्य दलों के, उन्हें सीधे सीधे धमकाया जाता था कि अगर आपने बीजेपी के लिए समर्थन जुटाया या फिर कांग्रेस के लिए समर्थन जुटाया या फिर लेफ्ट के लिए समर्थन जुटाया तो सीधे सीधे उन्हें जान से मारने की धमकियां मिलती थी। तो आप सोचिए क्या स्थिति पश्चिम बंगाल में अब तक रही है। और टीएमसी के इस बार 15 सालों के बाद जिस तरह की हार हुई है, टीएमसी इस हार को पचा नहीं पा रही है। टीएमसी के कार्यकर्ता इस हार को पचा नहीं पा रहे हैं। हालांकि इस फायरिंग के पीछे कौन है, क्या रंजिश है, किन लोगों ने गोली चलाई, किन लोगों ने हत्या की, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। आधिकारिक बयान का इंतजार किया जा रहा है। स्थानीय पुलिस के द्वारा पूरे मामले की जांच की जा रही है और अधिकारियों की तरफ से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे मामले की जानकारी दी जाएगी उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि किस रंजिश के चलते हत्या की गई है। और इसी खबर पर बातचीत करने के लिए बीजेपी नेता अनिरुद्ध सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, शुभेंदु अधिकारी एक बड़े नेता हैं और उनके पीए की इस तरह से पश्चिम बंगाल में हत्या कर दी जाती है, क्या कहेंगे? देखिए, घटना तो बहुत दुखद घटना है, लेकिन एक चीज जान लीजिए कि जिस भी कारण से ये घटना घटित हुई है, सबसे पहले उसकी इन्वेस्टिगेशन जरूरी है, फिर उस पर पूर्ण रूप से कमेंट करना आवश्यक उसके बाद ही होगा। लेकिन जो भी लोग इसमें शामिल होंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पे आ चुकी है, ये लोग सुधर जाएं, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उनकी 7 पुश्तें याद रखेंगे, क्योंकि टीएमसी का टाइम नहीं है। ये हिंसा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। सर, आपके सूत्रों से कोई जानकारी मिल पाई है? नहीं, मुझे अभी विशेष जानकारी कोई नहीं मिली है, क्योंकि बड़ी दुखद घटना है और रात का समय है। हमें भी बहुत मीडिया के माध्यम से इमीडिएट जानकारी मिली है। ये इसमें हम लोग जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। इनटॉलरेबल है ये कि पोस्ट पोल वायलेंस, प्री पोल या ड्यूरिंग पोल। लेकिन ये तो सीधे सीधे सर चैलेंज है आपके लिए। अभी शपथ ग्रहण हालांकि नहीं हुआ है, सरकार का गठन नहीं हुआ है, लेकिन सीधे सीधे वहां के अगर गुंडे माफिया हैं जिनके द्वारा ये कृत्य किया गया है, पीए की हत्या की गई है, तो सीधे सीधे ये सरकार के लिए, बीजेपी के लिए चैलेंज होगा। देखिए, अभी तो वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने ओथ नहीं लिया है, लेकिन एक चीज ये है कि जो टीएमसी वामपंथ का जो वहाँ कल्चर रहा है, टीएमसी ने जो कल्चर वहाँ डेवलप किया हुआ, वो कल्चर जाते जाते थोड़ा सा समय लग जाएगा। बस ये कि हमें संयम के साथ में हर चीज का वहाँ पे हल निकालना है। हम लोगों को एग्रेसिव नहीं होना है। लेकिन एग्रेसिव नहीं होना है तो ऐसे लोगों को ठीक कैसे करेंगे जिस तरह से हत्या हुई चंद्रनाथ की? 4 गोलियां बताया जा रहा है कि सरेआम चलाई गई, गोली मारकर सीधे सीधे हत्या की गई। और कोई एक तरह से समझिए शुभेंदु अधिकारी के साथ में काफी लंबे समय से चंद्रनाथ काम कर रहे थे, पुराने कार्यकर्ता रहे हैं पार्टी के, और उनकी इस तरह से सरेआम हत्या कर दी जाती, बहुत बड़ी बात हो जाती है सर ये। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर 2017 के पहले चरमरा चुका था, गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक। जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, तो आपको पता है किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को संभाला गया और किस तरीके से आज उत्तर प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सबसे मजबूत स्थिति और एग्जाम्पल लोग देते हैं। तो ये पूर्ण विश्वास है कि पश्चिम बंगाल की जो दुर्गति किया गया था, क्योंकि पश्चिम बंगाल का जो कल्चर बना दिया गया था, रक्त चरित्र कल्चर, कि पोस्ट पोल अगर देखा जाए इस तरीके की हिंसा, प्री पोल हिंसा, ड्यूरिंग द पोल हिंसा जो होती थी, तो लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का गुड गवर्नेंस भारतीय जनता पार्टी का यूएसपी हमेशा रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें थोड़ा सा संयम रखना चाहिए और उसके बाद में फिर उस पर जो कार्रवाई होगी, फिर उस पर टीएमसी कोई चिल्लाएगा नहीं। एक तरफ ममता बनर्जी कह रही कि उनसे 100 से ज्यादा सीटें छीनी गई हैं, ये उनकी हार नहीं है, हराया गया है जानबूझकर, अभी तक मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया उन्होंने। दूसरी तरफ इस तरह की घटनाएं पश्चिम बंगाल में हो रही हैं, इससे पहले भी कई और हिंसा हुई है जहां पर कई और कार्यकर्ताओं की जानें भी गई हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं चैलेंजिंग होता जा रहा है धीरे धीरे। देखिए, ममता बनर्जी का वही है जैसे कि दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल थे। इन लोगों को लगता है कि डेमोक्रेसी में अगर ये चुनाव जीतते हैं तो इनके लिए डेमोक्रेसी बहुत अच्छी है, अगर ये लोग चुनाव हारते हैं तो ये लोग एनार्किज्म का रास्ता अपना लेते हैं।
वही जगह पे एसआईआर के ये लोग विरोध करते थे, लेकिन एसआईआर का फॉर्म उन्होंने तुरंत फिल कर दिया। और सबसे मजेदार बात यह है कि एसआईआर में जहां पे सबसे ज्यादा वोट कटे वहीं पे टीएमसी 20 से ज्यादा सीटें, 20 सीटें लगभग टीएमसी जीती है। तो ये चीजें बेबुनियाद हो, बिना मतलब की तमिलनाडु में भी एसआईआर हुआ था। लेकिन जो बंगाल का हिंसा का कल्चर इन लोगों ने डेवलप किया था, टीएमसी ने, वामपंथ ने, इन लोगों ने डेवलप किया था, उस कल्चर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहली बार आई है, उस पर 100% अंकुश लगेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये आश्वस्त जरूर करता हूँ। लेकिन सर ये बहुत बड़ा चैलेंज है। आप देखिए पिछले 24 घंटे में 5 लोगों का मर्डर हो गया है। देखिए चुनौती तो निश्चित है इसमें, और ये सर ये भी दिखाता है कि अब सोचिए टीएमसी की हार होने के बाद इस तरह के हाल पश्चिम बंगाल में है। तो जब 15 साल का शासनकाल टीएमसी का था, तो जो लोग कह रहे थे जमीन पर, जो वहां के तमाम कार्यकर्ता थे, वहां के लोग जो थे, जो तमाम तस्वीरें सामने आई हैं, यानी कि उनका कहना और उनका दर्द सही था। बिल्कुल सही। देखिए क्या है कि वहां पे कि 2021 का चुनाव हुआ, आप लोग कवर किए होंगे, हम लोग गए वहां पे, हम लोगों की गाड़ियों पे पत्थरबाजी हुआ करती थी, इतनी बुरी दुर्दशा थी। अगर कोई व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी को वोट कर देता, वोटर की बात कर रहा हूँ, नेता की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, उस वोटर के साथ क्या दुर्गति किया जाता था। तो एक खौफ का माहौल था वहां पे, इसीलिए लोगों ने भय को छोड़ा। ममता बनर्जी को, टीएमसी की जबरदस्त गुंडागर्दी, खौफ था वहां पे। भाई अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी, इन लोगों का जैसे लगता है ये लोग सरकार नहीं चला रहे थे, ये लोग गिरोह चला रहे थे। आज वही उसी तरीके का ये लोग आचरण अपना रहे हैं। अनिरुद्ध जी, हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, वो आपसे सवाल पूछना चाहेंगे। अदिति, अनिरुद्ध जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। यहाँ पर यह आता है कि बड़ी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस, सेंट्रल फोर्सेस आज भी जमीन पर मौजूद हैं। बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे 144 की धारा लगी हुई है। उसके बावजूद इस तरह की घटना, वो भी शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट के साथ, जाहिर तौर पे ये जिस डर की बात बंगाल की जनता कर रही थी, ऐसा तो नहीं है कि आज उनका वो डर वापस बढ़ जाएगा। जो विश्वास था कि पैरामिलिट्री फोर्सेस है, ऐसा कुछ नहीं होगा, कल लोग वापस घरों में बंद हो जाएंगे। जब तक आप समझ रहे हैं, जिस बदलाव की उम्मीद कर रहे थे, आज गोली मारने के बाद वो बदलाव का जो भरोसा था वो कम तो नहीं हो जाएगा। अदिति जी, जब उत्तर प्रदेश में 2017 में सरकार आई थी, तो सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पे था, गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक लॉ एंड ऑर्डर का सबसे बड़ा चैलेंज था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जब आगे चलती है, तो आज उत्तर प्रदेश को सबसे अच्छा मॉडल राज्य के रूप में किया जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कैसे किया गया। तो ये तो आपके चैनल के माध्यम, आपके माध्यम से आश्वस्त करते हैं कि पश्चिम बंगाल की जो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या बिल्कुल 100% सॉल्व होगी और सही दिशा में जाएगी। लेकिन जो ये घटना हुई वाकई में दुखद घटना है, और टीएमसी के जो लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे या जो कोई भी लोग इन्वॉल्व होंगे, उनके प्रति कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और ये जाहिर सी बात है कि बंगाल का कल्चर रक्त चरित्र कल्चर बना दिया, जो साहित्य और कला का कल्चर था, जहाँ सिनेमा था, ये सारी चीजें थी, आर्ट था, जहाँ पे साइंस था, वहां पे अगर ये कल्चर ममता बनर्जी के माध्यम से बनाया गया, जिस तरीके से अभी देखो ना, रिजाइन उन्होंने नहीं दिया है। एक जब एनार्किज्म फैला के रखा हुआ है कि उनको लगता है कि एनार्किज्म ही डेमोक्रेसी का पार्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। और अदिति आते हैं आपके पास। हमारे साथ में माधुरी जी जुड़ गई हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं। माधुरी जी, आप तक घटना की खबर पहुंच गई होगी पश्चिम बंगाल की, जिस तरह से वहां पर शुभेंदु अधिकारी की पीए की 4 राउंड गोलियां चलाकर हत्या कर दी गई। लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल इस वक्त पश्चिम बंगाल में है? जिस चुनाव में एक भी हिंसा की खबर नहीं आई, जिस चुनाव में एक भी हत्या की खबर नहीं आई, सब लोग समझ रहे थे कि यह चुनाव पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से निपट गया है, अब कोई भी हिंसा पश्चिम बंगाल में नहीं होगी। वहां पर पिछले 24 घंटे में 5 लोगों की हत्या हो जाती। सीधे सीधे चैलेंज। देखिए, सीधी सी बात है, भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से ये नारा दिया कि भय मुक्त बंगाल बनाया जाएगा, और चुनाव आयोग ने बहुत सारे प्रिकॉशन लिए, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से पश्चिम बंगाल में जिस तरीके की रक्त रंजित राजनीति होती है, उससे जूझने के लिए और उस पर काबू पाने के लिए बहुत सारी कोशिशें की गई, जिसकी वजह से ये हुआ कि लोगों ने प्रशंसा भी की कि पश्चिम बंगाल में बहुत अच्छी तरीके से शांतिपूर्वक जो है चुनाव पूरा संपन्न हुआ। जबकि आपने देखा होगा कि टीएमसी इस पे बार बार जो है कटाक्ष करती रही कि इतने सारे केंद्र बल की जरूरत क्या थी, क्यों यहाँ पे इतने सारे केंद्र बल को लाया गया। तो बार बार इस पे कटाक्ष कर रही थी कि पूरे बंगाल को जो है एक छावनी की तरह तब्दील कर दिया। कारण यही था
क्योंकि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से रक्त रंजित राजनीति का चरित्र रहा है, उस पर किस तरीके से काबू पाया जाए। लेकिन आप देखिए कि ममता बनर्जी ने कल जिस तरीके से भाषण दिया है, उन्होंने अपनी हार को स्वीकार करने से मना कर दिया। अब ये कमाल की बात है कि 15 साल उनको बंगाल ने मौका दिया और बंगाल की जनता के मैंडेट को वो पूरी तरीके से अपमानित कर रही हैं और उन्होंने कह दिया कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। तो ये एक मुख्यमंत्री जो 3 बार से मुख्यमंत्री है और उनके पीछे काफी सारे काडर हैं, अगर वो अपने हार को स्वीकार ना करे तो आप सोचिए कि ये एक तरीके से इनडायरेक्टली क्या मैसेज जाता है पश्चिम बंगाल में। ये मैसेज जाता है कि भाई हमारी हार नहीं हुई है। ये शुरू से SIR से लेकर चुनाव की सारी प्रक्रिया से लेकर हर चीज पर ये जो है ऑब्जेक्शन उठाती रही और लोगों को भ्रामक स्थिति में लाने की कोशिश करती रही, उत्तेजना फैलाने के लिए। हर वो भाषण जो है ममता बनर्जी ने दिया जिसका ये परिणाम है कि शांतिपूर्वक चुनाव होने के बाद जो रिजल्ट आए हैं उसको वो पचाने में बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है, उनको बहुत तकलीफ हो रही है और उनकी कल की उत्तेजना को देखकर जो है उसके बाद से हिंसा बंगाल में भड़कने लग गई है। तो इनका यही उद्देश्य था कि ये किसी तरीके से ऐसी स्थिति पैदा कर दे कि बंगाल के जो मैंडेट है, बंगाल के लोगों के जो भारतीय जनता पार्टी को जो मौका मिला है उस पर एक अराजकता फैलाने की स्थिति या लोगों को जो है भ्रमित करने की स्थिति पैदा करने की कोशिश करी। देखो वो कह सके ताकि कि देखो भारतीय जनता पार्टी आ गई लेकिन फिर भी यहाँ पे खून बह रहा है, लेकिन ये कौन करवा रहा है? इसके पीछे ये है कि एक वरिष्ठ जो नेता है पश्चिम बंगाल की, जिसको इतना मौका दिया उसके बाद भी वो ऐसे भाषण देती है, वो अपनी हार को स्वीकार करना नहीं चाहती है। और ये इतनी कोशिशों के बाद भी अगर ये स्थिति बन रही है तो आप सोच सकते हैं कि जो भी प्रिकॉशंस लिए थे, जो भी भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार और चुनाव आयोग ने मिलकर यहाँ पे सारी प्रक्रिया को अंजाम दिया कोशिश के साथ में, उसको कर पाना कितना मुश्किल था। तो बंगाल का जो इतिहास रहा है उसको बदलने में बहुत मेहनत लगेगी और बहुत कोशिश की जा रही है, सकारात्मक रूप से कोशिश की जा रही है, लेकिन इनके जो मंसूबे हैं, इनका जो षड्यंत्र है वो दिखाई दे रहा है कि ये नहीं चाहते कि पश्चिम बंगाल में शांति व्याप्त हो। ये एक तरीके से बंगाल की जनता का ही अपमान कर रही है। जो बंगाल की जनता ने चुनाव में जो जीत दी है भाजपा को, इसको ये डाइजेस्ट करने में हर तरीके से कोशिश करें कि उसमें अराजकता फैला दी जाए, उसमें भ्रम की स्थिति फैला दी जाए और हिंसा की जो राजनीति करते आई है। पिछले चुनाव में 2021 के बाद भी लोगों ने 30 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ था, इनकी विजय रैली में लोग दुकानों में आग लगाते हुए जा रहे थे। तो यही बंगाल का ये रूप देखना चाहती है, कभी भी बंगाल में शांति नहीं होने देना चाहती। इसीलिए लगातार इन लोगों ने जो आप देखिएगा कि जो हिंसा भड़क रही है उसमें मैक्सिमम लोग TMC के लोग हैं और TMC के लोग अपने ही प्रतिद्वंदी जो इनकी अपनी रंजिश है उसी को अमली जामा पहनाने के लिए हाथ में भाजपा का झंडा लेकर ये एक दूसरे पर जो है मारपीट कर रहे हैं। माधवी जी, पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अदिति, आपका कोई सवाल? माधवी जी देखिए, मेरा वापस से घूम करके, क्योंकि जनता से संबंधित सवाल है, जनता सड़क पे निकली, वोट किया, हिम्मत जुटाई और कहीं ना कहीं ये विश्वास था कि जब पूरे चुनाव में कोई हिंसा नहीं हुई है, क्योंकि इसका राजनीतिक एंगल है, 12 साल से उनके साथ जुड़े हुए थे जिनकी हत्या अभी की गई है, तो 5 हत्याएं हो चुकी हैं पिछले 5 दिन में और अभी पैरामिलिट्री फोर्सेस है। कल आप देखिए बड़ी संख्या में 9 तारीख को भीड़ आएगी, प्रधानमंत्री जब आएंगे शपथ समारोह होगा, तो आपको लग रहा है कि वो डर का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल होगा कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के होने के बावजूद ये सब हो रहा है, चुनाव से पहले एक भी इस तरह की कोई घटना नहीं हुई थी, सवाल खड़े होंगे, लोगों का डर बढ़ेगा। बिल्कुल अदिति जी, ये सवाल खड़े हो रहे हैं और ये इनकी कोशिश यही है कि ये किसी तरीके से चुनाव आयोग को बदनाम कर सके, किसी तरीके से जो है। अब देखिए TMC के लोग, अगर आपके रिपोर्टर्स अगर ठीक तरीके से रिपोर्टिंग करेंगे तो आप पाएंगे कि TMC के लोग ही हैं। हमने अपनी अभी अस्थायी रूप से सदस्यता बंद कर दी है पश्चिम बंगाल में, भारतीय जनता पार्टी की कोई मेंबरशिप नहीं हो रही है, लेकिन बावजूद इसके इन लोगों ने जितने लोग हैं सब झंडा निकाल के, क्योंकि रास्ते में इतने सारे फ्लैग्स लगे हुए हैं और ये अपनी जो कह सकते हैं रिवेंज के लिए भारतीय जनता पार्टी के फ्लैग्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। 100 से ज्यादा लोगों की जो है अरेस्टिंग हो चुकी है। कल इन्होंने जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है वहां पर भी किया उपद्रव। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि TMC के ही नेता ने ये बोला है कि TMC के उनके प्रतिद्वंदी ने ही उन पर हमला किया जो बूथ पर बैठे थे। तो इस तरीके की स्थिति पश्चिम बंगाल में बन रही है, जो कि ममता बनर्जी के भाषण से भी सिद्ध होता है कि वो अपनी हार को स्वीकार करना ही नहीं चाहती हैं। तो ये क्या संदेश देता है कि एक इतनी वरिष्ठ नेता जिसको पश्चिम बंगाल ने 15 साल का मौका दिया, वो एक संवैधानिक प्रक्रिया में चुने हुए पार्टी के साथ में समन्वय बनाने की जगह, अपने आप को विपक्ष में रखने की जगह वो यहाँ पर एक शत्रुता निभाने की कोशिश कर रही है। तो ये इसी पर भारतीय जनता पार्टी इतने सालों से लड़ती आई है। हमने 300 से ज्यादा अपने कार्यकर्ताओं को खोया है इस राजनीतिक हिंसा में, और हमने ये हमेशा से मतलब संदेश दिया बंगाल में कि अब भय मुक्त बंगाल होगा।
लोग अपने वोट को ठीक से दे पाएंगे। इस बार जब हम आम लोगों से बात कर रहे हैं 2 दिन की इस इलेक्शन के बाद में, हमें पूरे देश भर से जो है इतने समाचार मिल रहे हैं, लोग इतना खुशी से इस विजय को जो है हम लोगों को अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो आम जनता माधवी ये जी, बोली कि माधवी 15 साल जी, बीत गया हमने, अब ये जो हमें मैसेज जा रहा है ना, जो घटनाएं हो रही है ना, अभी 2-3 दिन पहले जब रिजल्ट आया था, जिस तरह से लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, जश्न मना रहे थे सड़कों पर और कह रहे थे खुलेआम अब हम आज़ादी से घूम सकते हैं, हम सुरक्षित हैं, उस मैसेज को चैलेंज है सीधे सीधे ये घटनाएं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह रही हूँ आपको कि लोगों ने ये कहा कि हमें फील हो रहा है जैसे इंडिपेंडेंस मिला है, हमें आजादी मिली है। देश में 700 साल बाद भगवा की भी बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कारण ये था कि पश्चिम बंगाल में बहुत सारे मंदिर बंद कर दिए गए थे, बहुत सी जगह बेमतलब की अनैतिक जो है वो इनकी जो है अपीसमेंट की राजनीति की वजह से मस्जिदें बना दी गई थी। तो ये सारी चीजें थी ठीक है, माधवी जी आएंगे आपके पास। किया घोष बीजेपी लीडर हैं, वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। क्या कुछ अभी तक जानकारी मिल पाई है कि इन लोगों के द्वारा ये हत्या की गई है, कोई पुरानी रंजिश है या फिर आपसी रंजिश के चलते ये हत्या हुई? क्या आपकी सूत्रों के हवाले से आपको जानकारी मिल पाई अभी तक इस घटना के बारे में? देखिए, सबसे पहले जो बताना चाहते हैं कि चौंद्रो, हम उसको चौंद्रो करके पुकारते थे। वो छोटा भाई जैसा था और उसको था बोलना पड़ा है। सबसे दुख की बात ये है, मतलब इतना कूल हेडेड, इतना हंसमुख लड़का, इतने दिनों से शुभेंदु दा के साथ वो था, और आज जब वो ट्रैवल कर रहा था अकेले ड्राइवर के साथ उसके गाड़ी में, उसको गाड़ी का पीछा करके जो खूनी है, जो शूटर्स है, पॉइंट ब्लैंक रेंज से उसको शूट किया गया है एंड ये इंश्योर किया गया है कि वो जीवित ना रहे। मतलब उसको मारने की ही एकदम प्लान से ही उसके ऊपर आक्रमण किया गया था। और साथ में एक चीज मैं बोलना चाहती हूँ, अब आप कड़िया जोड़ लो, आप जैसे आपको ठीक लगे। चौंद्रो भवानीपुर के चुनाव में शुभेंदु दा का एंटायर बैक ऑफिस, चुनावी जो बैक ऑफिस, वो पूरा संभालता था। तो अब आप ये जॉइन द डॉट्स और भवानीपुर से शुभेंदु दा का ऐतिहासिक जीत। तो अब आप समझ लो कि तृणमूल कैसी पार्टी है जो हारने की बाद भी, जो मुख्यमंत्री अपना पद ही नहीं छोड़ना चाहती है, और उनका गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन अब हमें दिख रहा है। लेकिन ये जरूर है, बीजेपी की सरकार आएगी और इसका कड़ी इन्वेस्टिगेशन होगा। खूनी और जिन्होंने भी सुपारी दी है किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, ये बीजेपी सरकार की गारंटी है। आई एम सॉरी, आई कांट टॉक एनी मोर, बहुत सारा फोन आ रहा है। नहीं, वो हम आपका दर्द समझ सकते हैं, तकलीफ समझ सकते हैं। एक पुराना साथी जब जो साथ में काम करता हो और अचानक से वो इस दुनिया से चला जाए, अचानक से, और इस तरह से जाए कि वहां पर कुछ लोगों के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी जाए, तो वो दर्द क्या होता है वो बताया जा सकता है। किया घोष हमारे साथ जुड़ी हुई थी, उन्होंने बताया कि किस तरह से वहां पर चंद्रनाथ ने शुभेंदु अधिकारी के लिए काम किया, नंदीग्राम हो या फिर भवानीपुर की सीट हो, वहां पर जिस तरह से समर्थन वहां जुटाया उनके लिए। और पिछले कई सालों से चंद्रनाथ बताया जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी के लिए काम कर रहे थे, और उसी काम का नतीजा रहा कि इस बार के चुनाव में शुभेंदु अधिकारी ने करीब ममता बनर्जी को 15,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। कहीं ना कहीं किया की तरफ से यह भी कहा गया कि उनकी इस जीत से कुछ लोग परेशान थे और बीजेपी की जीत से कुछ लोग परेशान हैं अभी भी, और इसीलिए बार बार वहां के लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज दिया जा रहा है। और हमारे सहयोगी धनंजय मंडल भी जुड़ गए इसी खबर पर तमाम और अपडेट के साथ में। धनंजय, अभी तक फिलहाल क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? देखिए, चंद्रनाथ रथ के साथ शुभेंदु अधिकारी नहीं थे। वो मध्यम ग्राम, जो 24 परगना के मध्यम ग्राम की तरफ जा रहे थे, उस समय 4 लोग बताए जाते हैं वहां पे पहुंचते हैं और ताबड़तोड़ 4 राउंड गोलियां मारी जाती है। 4 राउंड गोलियां जिस तरह से मारी गई, छाती में लगी गई है गोलियां, और ये भी कहा जा रहा है पीठ में भी गोली लगी है, और उसे आनंद फानन में वहां पे डाइवर्सिटी जो नर्सिंग होम वहां ले जाया जाता है, लेकिन हॉस्पिटल में उनकी मौत हो जाती है। ये भी कहा जा रहा है, देखिए बंगाल में रक्त रंजित घटना हमेशा होती रही थी, लेकिन अभी जो जानकारी निकल के आ रही है कि शुभेंदु अधिकारी पहुंच गए हैं, और उसके जो चंद्रनाथ रथ के जो परिवार वाले वो भी पहुंचे हैं। सुरक्षा व्यवस्था हॉस्पिटल के बाद बढ़ा दी गई है। ये भी आरोप लग रहे हैं कि वहां पे जो सूत्र बता रहे हैं कि तमाम जो जानकारी निकल के आ रही है कि टीएमसी के कार्यकर्ता भी हो सकते हैं, ये सोर्सेस की जानकारी निकल के आ रही है, लेकिन अभी शुरुआती जानकारी कंफर्म नहीं हो पा रहा है किसने गोली चलाई, क्यों गोली चलाई, कहाँ जा रहे, तमाम जानकारी अभी शुरुआती में निकल के नहीं आई। लेकिन इतना जानकारी निकल के आ रही है कि ये बहुत बड़ी घटना है, बंगाल का
क्योंकि देखिए शुभेंदु अधिकारी कुछ देर पहले तमाम नेताओं के साथ मिले भी थे, उसके बाद चुनाव आयोग भी गए थे और ये खुशकिस्मत रही कि शुभेंदु अधिकारी गाड़ी में मौजूद नहीं थे। वो उनके पीए लगभग कई सालों से, कई दशकों से इनके साथ रहे और इनके कई पीए, लेकिन जो चंद्रनाथ रथ है जो काफी अहम माना जाता था शुभेंदु अधिकारी का, और ये मध्यम ग्राम की ओर जा रहे थे, वहीं पे ये घटना घटी है। अभी शुरुआती जानकारी यही निकल के आ रही और तमाम जो घटनाक्रम पे जो बीजेपी के नेता हो या फिर इनके परिवार वाले हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं, छाती और पीठ में गोली लगने की बात आ रही। 4 राउंड गोलियां चलाए गए, 3 लोग बताए जा रहे हमलावर थे। हालांकि उनकी पुलिस भी अब तफ्तीश में जुट गई कि कौन लोग थे, क्यों हत्या की गई, तमाम चीजें। लेकिन देखिए बंगाल का एक इतिहास रहा है, कुछ चाहे चुनाव हो, काउंटिंग हो, गोलीबारी हो, ये घटना होती रही है और देखिए काउंटिंग होने के बाद भी कई घटना छोटी मोटी हो रही थी, लेकिन इतनी बड़ी घटना होना बीजेपी के जो फायर ब्रांड नेता शुभेंदु अधिकारी के जो पीए हैं चंद्रनाथ रथ, उनको गोली मारकर हत्या कर दी गई। शुरुआती जानकारी में यही निकल के आ रही सामने। धनंजय, चंद्रनाथ अकेले थे या फिर उनके साथ कोई और भी साथी वहां पर मौजूद थे? कितने बजे के आसपास ये घटना है और साथ ही साथ कहां पर ठीक ये वारदात हुई है? देखिए ये 24 परगना के मध्यम ग्राम एक जगह है, बारासात मध्यम ग्राम, वहां पे इनकी घटना घटी है और ये इनके साथ कुछ लोग थे जैसे गोली राउंड चली है तुरंत उनको जो नर्सिंग होम है, जो बताया जा रहा है डायवर्सिटी नर्सिंग होम, वहां पे ले जाया गया, लेकिन उनसे पहले इनको मौत हो गई। डॉक्टर ने मौत बता दी कि 4 राउंड गोली चलना, उसके बाद उनके छाती में, मुख्यतः उनके छाती और पीठ में गोलियां लगी थी, जिनके कारण डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। और ये आपसी रंजिश की बात हो सकती है या फिर वहां के जो कुछ किसी हमलावर के द्वारा करवाया जा सकता है, लेकिन शुरुआती जानकारी में टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हत्या के आरोप लग रहे हैं, बीजेपी के द्वारा ये भी कहा जा रहा है। लेकिन अब जांच का विषय है। शुभेंदु अधिकारी का एक तरह से राइट हैंड बताए जाते हैं, हर समय उनके साथ मौजूद रहते थे चंद्रनाथ रथ और ये काफी समय से इनके साथ जुड़े हुए थे, कई चुनावों में इनके साथ रहे और काफी अहम कड़ी माना जाता था। लेकिन एक ये जानकारी मिली कि धनंजय, खबर ये भी निकलकर सामने आ रही कि टीएमसी कार्यकर्ताओं पर फायरिंग करने का आरोप लगा, ये टीएमसी कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया है। जी हाँ, पहले दफा तो अभी यही बताया, बीजेपी के द्वारा यही आरोप लगाया जाए, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हत्या के आरोप लगे हैं। बहरहाल ये जांच का विषय किन लोगों ने किया, लेकिन देखिए जिस तरह से घटनाएं घट रही थी काउंटिंग के बाद, किसी ऑफिस जल रहा था, किसी कहीं कुछ घटनाएं घट रही थी, 3 लोगों की अभी तक मौत की पुष्टि भी हुई थी उस समय घटना में। लेकिन इतनी बड़ी घटना, चंद्रनाथ रथ को गोली मार की घटना कहीं ना कहीं अब ये सवाल सुरक्षा पे और कानून व्यवस्था पे सवाल उठेगा कि आखिर ये घटना कैसे घट गई और अगर शुभेंदु अधिकारी होते तो बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। लेकिन खुशकिस्मत थी कि वो चंद्रनाथ रथ था गोली में और उनके साथ कुछ लोग मौजूद थे जो उनको वहां पे पहुंचाए अस्पताल में था। जब तक उनको पहुंचाया गया तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। बहरहाल अब जांच का विषय है। शुरुआती जानकारी में इतने निकल के आई, कौन है, क्या है, किस जगह पे कितने बजे, थोड़ी देर पहले की ही घटना है, लेकिन अब एग्जैक्ट जो टाइम और कौन थे तमाम चीज जांच पे ही पता चल पाएगा आखिर क्या मसला रहा, क्यों उन पे गोली चलाई गई और कौन लोग शामिल थे। क्योंकि शुभेंदु अधिकारी वहां पहुंच गए, उनके परिवार वाले पहुंच गए हैं और बीजेपी के कई नेता वहां पे पहुंच रहे हैं। तमाम चीजें अब निकल के सामने आएगी कि आखिर कौन थे, कि क्या तमाम चीजें निकल के आएगी तभी पता चल पाएगा। लेकिन ये घटना बीजेपी कहीं ना कहीं बंगाल के लिए एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करेगा, क्योंकि देखिए बंगाल में, मैं बार बार यही बताना, जो बंगाल में हमेशा इस तरह की घटनाएं होती रही है और इस घटना में इतने बड़े नाम से एक आदमी की मौत हो जाना कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करेगा। क्योंकि देखिए शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री फेस भी हैं और बीजेपी के तमाम चुनावों में जिस तरह से फायर ब्रांड तरफ प्रचार प्रसार किया, ममता बनर्जी को हराया और उनके पीए के साथ इस तरह से घटना कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करेगा। देखिए 4 राउंड फायरिंग की गई है और तमाम चीजें निकल के सामने। अभी बहरहाल इतनी जानकारी निकल कर थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। एक जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही कि शुभेंदु अधिकारी भी मौके पर पहुंच रहे हैं। जी हाँ, शुभेंदु अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और जो चंद्रनाथ रथ है उनके परिवार भी पहुंचे। बीजेपी के और बड़े नेता, चाहे स्टेट प्रेसिडेंट हो या तमाम जो बड़े नेता है वो भी पहुंच रहे। मध्य ग्राम के जो वहाँ डायवर्सिटी है, जो डायवर्सिटी नर्सिंग होम, वहाँ पहुंच रहे हैं और पूरे सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया। क्योंकि देखिए शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री फेस है तो पूरे कॉर्डन अप कर दिया गया अस्पताल के बाहर और वहाँ तमाम चीजों को। और पुलिस जिस तरह से गाड़ियां जो स्कॉर्पियो में खून लगे हुए दिख रहे थे, साफ
लग रहा है कि ये हमलावर जो आएंगे फुल प्लान के साथ आए होंगे कि कौन है, कहाँ जा रहा है, तमाम जानकारी इकट्ठा करके ही रेकी करके पहुंचे होंगे, जो लग रहा है। क्योंकि देखिए अचानक गोली चलना और उसके छाती और पीठ में गोली लगना कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है कि इसके पीछे रेकी की गई होगी। अब कौन हत्या के पीछे है, क्यों मारा गया, तमाम सवाल का जवाब पुलिस को ढूंढना पड़ेगा। और देखिए हमलावर को भी कहीं ना कहीं देखिए हो सकता है इस घटना के बाद कहीं भी कुछ हो सकता है इस घटना के बाद देखिए जानकारी, क्योंकि इस तरह से बीजेपी के नेता के पीए को मार के हत्या कर देना अपने आप में सवाल खड़ा होता है, वो भी शुभेंदु अधिकारी का पीए जो मुख्यमंत्री पेश है बीजेपी के लिए। ठीक है धनंजय, आप बने रहिए, लगातार हम आपके पास आएंगे। तो ये बहुत बड़ी घटना है। 2 दिन बाद सोचिए पश्चिम बंगाल में शपथ ग्रहण होना है नई सरकार का। पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल में बनने जा रहा है। लेकिन उससे पहले शुभेंदु अधिकारी एक बड़े नेता पश्चिम बंगाल के 10 से 12 साल से साथ में थे। बताया जा रहा है कि चंद्रनाथ शुभेंदु अधिकारी के लिए लगातार काम कर रहे थे और इस बार चुनाव में भी उन्होंने जन समर्थन जुटाया था। शुभेंदु अधिकारी के लिए उनके लिए तमाम रणनीतियां बनाई थी चुनाव में, और इसी वजह से माना जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी ने करीब 15,000 वोटों से ममता बनर्जी को हराया था। भवानीपुर सीट से, नंदीग्राम सीट से भी उन्होंने एक बड़ी जीत दर्ज की थी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने इतिहास रचा है और इसी जीत से कहीं ना कहीं एक एंगल ये भी हो सकता है कि कुछ लोग नाराज हों, कुछ लोग आक्रोशित हों, जिसकी वजह से यह हत्या की गई है। हालांकि ठीक वजह क्या है, क्या उसमें कोई पर्सनल दुश्मनी, पर्सनल रंजिश है या फिर कोई राजनीतिक दोष की वजह से हत्या की गई है। पुलिस फिलहाल मौका वारदात पर पहुंची हुई है और उनके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शुभेंदु अधिकारी पहुंच रहे हैं, साथ ही साथ तमाम जो बीजेपी के पदाधिकारी और आसपास के तमाम कार्यकर्ता थे वो भी मध्यग्राम पहुंच चुके हैं जहां पर यह वारदात हुई है। तो एक तरह से कहें बहुत बड़ी खबर है पश्चिम बंगाल से। सोचिए जिस राज्य में 2 दिन के बाद नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हो, वहां पर सबसे बड़े मुख्यमंत्री पद के दावेदार शुभेंदु अधिकारी की पीए की इस तरह से सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, तो सीधे सीधे कहीं ना कहीं जो नई सरकार का गठन होने वाला है, जिस नई सरकार का शपथ ग्रहण होने वाला है, यह उसके लिए सीधे सीधे चैलेंज है। हालांकि अभी अगर बात की जाए पश्चिम बंगाल की, तो पूरे कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी इस वक्त चुनाव आयोग की है। जब तक नई सरकार का गठन नहीं हो जाता है या फिर कार्यवाहक मुख्यमंत्री की रहती है, लेकिन राज्यपाल से चूंकि ममता बनर्जी ने मुलाकात नहीं की है और ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया है, तो इस वक्त फिलहाल लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी अगर बात की जाए पश्चिम बंगाल में तो चुनाव आयोग पर है। चुनाव आयोग की तरफ से अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए गए थे कि कहीं पर भी कोई हिंसा हो तो 0 टॉलरेंस के तहत उस पर कार्रवाई की जाए, किसी भी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी, साफ साफ चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया था। उसके बावजूद भी इस तरह की अगर घटनाएं पश्चिम बंगाल में हो रही हैं तो सीधे सीधे आने वाली सरकार के लिए ये चैलेंज है, वहां पर रह रहे तमाम माफियाओं के द्वारा, बदमाशों के द्वारा। तो चंद्रनाथ रथ के परिजन भी फिलहाल बताया जा रहा है कि मौके पर पहुंच चुके हैं और शुभेंदु अधिकारी भी अस्पताल पहुंच चुके हैं, क्योंकि उनकी बॉडी को फिलहाल अस्पताल में ही रखा गया है। मौके पर पुलिस प्रशासन की टीम पहुंची हुई है। आसपास तमाम लगे सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाला जा रहा है और आसपास वहां पर जो लोग मौजूद थे, प्रत्यक्षदर्शी मौजूद थे, उनसे भी पूछताछ की जा रही है और हर एंगल से मामले की जांच की जा रही। ये कुछ तस्वीरें भी सामने आई, बता रहा है कि इसी कार में चंद्रनाथ मौजूद थे और कार में ही उनके ऊपर फायरिंग की गई। 3 से 4 राउंड गोलियां चलाई गई, जिसमें एक गोली उनके सिर में लगी है, एक गोली उनके चेस्ट में लगी है और पैर में भी एक गोली लगी, जिसके चलते मौके पर ही उनकी जान चली गई। जब तक उनको अस्पताल ले जाया जाता, रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। लेकिन वाकई में ये एक बहुत बड़ी घटना है पश्चिम बंगाल में नई सरकार की गठन से पहले। सीधे सीधे उस सरकार के लिए ये चुनौती है। पिछले अगर पश्चिम बंगाल के इतिहास की बात की जाए, पिछले चुनावों में 2021 के चुनाव की बात कर लें, जब विधानसभा के चुनाव हुए थे, उस दौरान हिंसा में 21 लोगों की जान चली गई थी सिर्फ चुनाव में। और इस बार लोग ये मानकर चल रहे थे कि चुनाव में कोई हिंसा नहीं हुई, कोई बड़ी वारदात नहीं हुई, एक भी शख्स की हत्या की वारदात इस बार के चुनाव में नहीं हुई थी। और जब बीजेपी यहां पर भारी बहुमत के साथ में जीती तो लोगों के चेहरे पर खुशी थी। लोग कह रहे थे कि हम अब आज असल में आजाद में हैं पश्चिम बंगाल में। इस तरह की खुशियां थी लोगों के चेहरे पर। लोग अपने आप को काफी ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे थे। लेकिन पिछले 24 घंटों की अगर बात की जाए, 24 घंटे में 5 हत्याएं हो चुकी हैं पश्चिम बंगाल में।